कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी कैंसर, ये कैसे हो सकता है दोस्तों? हर दिन हमारे बॉडी के अंदर 330 बिलियन सेल मरते हैं और बाकी सेल रीजेनरेट होते हैं। सेल कैंसर को बेहतर समझने के लिए हमें हमारे बॉडी के अंदर सेल को समझना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब कुछ लोगों को कैंसर हुआ था तो वो अपने सेल ट्रांसप्लांट यानी कीमोथेरेपी के वक्त उनके डॉक्टर ये कहते थे कि वो फिर भी एक्सरसाइज कहते थे, वो ट्रेडमिल में खड़े होकर एक्सरसाइज करते थे कीमोथेरेपी से पहले। और इस लेवल का डेडिकेशन होना ज़रूरी है आपको कैंसर से बचने के लिए, इट इज़ नेसेसरी। और दोस्तों 42% कैंसर के जो केसेस है वो प्रिवेंटेबल है दोस्तों, सिर्फ 42% केसेस के प्रिवेंटेबल। और ये 5 चीज़ें करनी आपको ज़रूरी है कैंसर से बचने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद ज़ीशान दुरानी। और जी हाँ, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर किसी के दिल में खौफ पैदा करता है, जो एक ऐसी बीमारी जो सबको सताता है। जी हाँ, आप एक इंडियन मूवी है, आपने शायद देखी होगी क्वीन, जिसमें एक लीड कैरेक्टर रानी कहती है कि गुप्ता अंकल ने कभी शराब नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, लेकिन फिर भी उनको कैंसर, इससे अच्छा पी ही लेते। ये एक कॉमेडी सीन था कि गुप्ता अंकल ने ना सिगरेट पी ना शराब पी, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हो गया। लेकिन इस कॉमेडी सीन ने लोगों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। जी हाँ, कैंसर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ना सिगरेट पी ना शराब पी, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन्होंने सिगरेट भी नहीं पी ना शराब भी पी, दोनों पी, लेकिन फिर भी उनको कैंसर नहीं हुआ। दोस्तों इस बात में डाउट नहीं है कि कैंसर खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और ये बात में भी डाउट नहीं है कि अल्कोहल पीने से 7 अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, जैसे लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ईसोफेगस कैंसर। और सिगरेट पीने से भी लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और पैनक्रिएटिक कैंसर होते हैं। जी हाँ, सिगरेट और अल्कोहल ये दोनों मेन रीज़न है कैंसर के। लेकिन बाकी जो सारे रीज़न, उनको हम प्रिवेंट कैसे करें, उनको हमने ज़िंदगी से हटा के हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार कैसे बना सकें, इनके कॉजेज़ के, इफ़ेक्ट्स के और इनमें इम्पैक्ट के। जी हाँ, आज इसकी वीडियो में हम कैंसर को गहराई से समझने वाले हैं। एक छोटा सा बच्चा इंडिया में जिसका नाम चिराग था, तो एक दिन उनके पेरेंट्स ने जब उनका रूटीन चेकअप करवाया तो पता चला उसकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल, हेल्दी रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन को पैदा नहीं कर रहा है, हीमोग्लोबिन लो लेवल पे था। तो एक और टेस्ट में जब उन्होंने देखा कि जो चिराग था वो थैलेसीमिया मेजर था। जी हाँ, थैलेसीमिया मेजर जो अल्कोहल और सिगरेट के अलावा मेन मेजर रीज़न है कैंसर के लिए। जी हाँ, थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे कैंसर के केसेस बढ़ जाते हैं। जिसको भी थैलेसीमिया मेजर है उसको कैंसर होता है। एक इंटरव्यू में चिराग के वालिद साहब से पूछा गया था कि उनको क्या है, तो उन्होंने बोला था कि मेरा बेटा चिराग को थैलेसीमिया मेजर है। एक ताइवानी स्टडी से पता चलता है कि कम से कम 52% के लोगों जो थैलेसीमिया मेजर होते उनमें कैंसर पाया जाता है। और जी हाँ, ये बात सच नहीं है कि सिर्फ 16 टाइप के कैंसर, नहीं, 200 टाइप के कैंसर पाए जाते हैं इस पूरे वर्ल्ड में। और हर 2 या 3 हफ्ते के बाद चिराग को हॉस्पिटल में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ले जाया जाता, क्योंकि उसकी बॉडी हीमोग्लोबिन या हेल्दी ब्लड, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल थे। तो उस ट्रांसफ्यूजन या दोनों उनको रेड ब्लड सेल देने के लिए उनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता था पूरी लाइफ। इससे तंग आके तो एक दिन चिराग ने अपनी मम्मी से पूछा कि मैं ही क्यों जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मेरे दोस्त क्यों हॉस्पिटल नहीं जा रहे। तो उनकी अम्मी ने कहा कि आपके दोस्तों को भी फीवर या कोई बीमारी हो, यानी वो यूज़ टू करते थे। तो एक दिन डॉक्टर ने उनको DKMS यानी स्टेम सेल रजिस्ट्री के बारे में बताया था। जी हाँ, कैंसर को समझने के लिए हमें स्टेम सेल को समझना बेहद ज़रूरी है। और स्टेम सेल होते क्या है दोस्तों? होते हैं स्टेम सेल। जी हाँ, स्टेम सेल जब इनको डिवाइड किया जाए यानी स्टेम
और सेल, स्टेम सेल, ऐसे सेल जिनसे दूसरे सेल बनते हैं। हमारे बॉडी में बहुत से टाइप के सेल पाए जाते हैं। जी हाँ, और हमारे बॉडी के अंदर अगर आपको किसी चोट लग जाए या चोट लगे वापस जो चोट रीजेनरेट होता है, जैसे स्किन में अगर आप चोट लग जाए, आप गिर जाओ तो स्किन यहाँ पे चोट लग जाती है, मतलब स्किन हट जाती है। लेकिन इन स्किन सेल को वापस रीजेनरेट कौन करते हैं? स्किन स्टेम सेल इनको रीजेनरेट करते हैं। और एक जब बच्चा होता है तो उसमें जो स्टेम सेल पाए जाते हैं वो बचपन ही में हर बॉडी में, हर सिस्टम में वो रेप्लिकेट कर सकते, दूसरे सेल में बदल सकते, जैसे रेड ब्लड सेल, नर्व सेल, स्किन सेल, लीवर सेल, लंग सेल, डिफरेंट सेल में। लेकिन जब एक आदमी या एक इंसान जब एडल्ट हो जाता है, उसमें फिर जो स्टेम सेल है वो ये फंक्शन नहीं करते कि वो दूसरे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन में बदल सके, उनके सेल में बदल सकते। लेकिन ये स्टेम सेल जहाँ पाए जाते हैं वही ही बदल सकते हैं। जहाँ ब्रेन में सिर्फ नर्व सेल में बदल सकते हैं, और हमारे लंग में सिर्फ नर्व सेल बदल सकते, लेकिन वो नर्व सेल में और नहीं अलग लीवर सेल में बदल नहीं सकते। जब एक फर्टिलाइज एग एम्ब्रियो के स्टेज में बढ़ जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसमें जो स्टेम सेल पाए जाते हैं जो उसको रीजेनरेट करते हैं, उसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कहते हैं। जी हाँ, ये बहुत हैरानियत की बात है कि आप पल पल बदलते हैं, पल पल बदलते। ये एक बहुत अच्छी कहावत है जो कही जाती है कि आप जो शाम को है वो सुबह को नहीं है, जो सुबह को है वो शाम को नहीं है, क्योंकि आपके जो स्टेम सेल वो पुराने सेल नहीं होते बॉडी में, वो न्यू सेल जनरेट करते, आप पल पल नए बनते जाते। और ये हैरानियत की बात है, एक स्टडी में बताया जाता है कि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल पाए जाते हैं। एक बच्चे में 17 ट्रिलियन पाए जाते हैं, एक फीमेल एडल्ट में 28 ट्रिलियन पाए जाते हैं, एक मेल एडल्ट में 31 एडल्ट पाए जाते। बहुत हैरानियत की बात है। और जी हाँ, हमारे बॉडी में कम अज कम एक बहुत यूनिक ऑर्गन लीवर जिसे हम कहते हैं। पहले अपने स्टेम सेल के टॉपिक में आते हैं, फिर इसको बाद में डिस्कस करते हैं। हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल मरते हैं और बिलियंस ऑफ सेल रीजेनरेट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे बॉडी में जैसे मैंने बात की थी, एक ऑर्गन है, क्या वो खुद को ऐसे ऑर्गन हमारे बॉडी में पाया जाता है जो इतना स्पेशलाइज, उसके अंदर इतने स्पेशलाइज स्टेम सेल पाए जाते हैं और वो अपनी मिकदार को बढ़ा भी सकते। स्पेशलाइज स्टेम सेल, स्पेशलाइज लीवर सेल उनमें पाए जाते हैं। और उसका एक और फैक्ट है उस ऑर्गन का कि अगर हम उस ऑर्गन की 90% हिस्सा भी काट दे तो वो वापस रीजेनरेट होते हैं। कैसे दोस्तों, ये कैसे हो सकता है? जी हाँ, लीवर की मैं बात करूँ जिसमें स्पेशलाइज स्टेम सेल पाए जाते हैं, उसका जब हम लीवर का 90% हिस्सा भी काट लेंगे तो वो वापस रीजेनरेट हो सकता है, क्योंकि उसमें स्पेशलाइज स्टेम सेल पाए जाते हैं। और दोस्तों, वो एक ऐसी एग्जाम्पल देखते हो लिजर्ड की, छिपकली की तरह। अगर आप छिपकली की पूंछ काट दो तो वापस रीजेनरेट हो जाएगी। इसी तरह लीवर सेल भी हमारे जो अपनी मिकदार को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये तो सच नहीं है कि सिर्फ वो डैमेज बिल्कुल नहीं हो सकते, वो डैमेज भी हो सकता है। अल्कोहल पीने से भी डैमेज हो सकते हैं, जंक फूड खाने से डैमेज हो सकता है, और कुछ दुकान की चीज़ें या गंदी चीज़ें खाने से भी वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने लीवर को बचाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्पेशलाइज के अंदर स्टेम सेल पाए जाते हैं। हर दिन पाकिस्तान में 2,70,000 लोग लीवर डिजीज से मरते, लीवर कैंसर से मरते हैं, और पूरे वर्ल्ड में 18.3% लोग लीवर कैंसर के शिकार है। दोस्तों, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं स्टेम सेल्स के। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं स्टेम सेल और उनका रीजेनरेशन का टॉपिक। जी हाँ, मैं 2008 की स्टडी में हमें बताया गया है कि फैट सेल, हमारे बॉडी में जो फैट सेल वो 10% में प्रोड्यूस होता है, यानी 10 साल लगते हैं कि पूरा 100% फैट सेल हमारे बॉडी में रिप्रोड्यूस हो। 10 साल का समय लगता है। लेकिन हमारे ब्रेन में अगर हम एक तरह के स्टेम सेल वो पैदा करें तो हम सुपरमैन बन सकते हैं? नहीं दोस्तों, लेकिन हमारे ब्रेन में ज़्यादातर जगह ऐसी नहीं कि हम उस पर स्टेम सेल न्यू रीजेनरेट करते हैं। हमारे चाइल्डहुड में जब हम बचपन में सोचते थे कि हम सुपरमैन बनेंगे,
तेज दिमाग वाले बनेंगे, मूवी देखते थे, लेकिन एक एक जगह में ये बात सच है। जी हाँ दोस्तों, हमारे ओल्फैक्टरी बल्ब में, जिसमें हम जो स्मेल करते हैं, उसमें न्यूरोजेनेसिस देखा गया, उसमें स्टेम सेल वापस बड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हमारे बॉडी में जो चाइल्डहुड तक न्यूरॉन सिर्फ बिलियंस में बन जाते हैं, 100 बिलियन 200 बिलियन, लेकिन फिर कम हो जाते हैं, वापस फिर नहीं बढ़ते, अपनी संख्या में होते। लेकिन अब हम जब बड़े हो जाते, हम ओल्फैक्टरी बल्ब यानी हिप्पोकैम्पस जो स्मेलिंग या अदर मेमोरी लर्निंग, इनमें हमारे फ़ायदेमंद उसमें न्यूरोजेनेसिस देखा गया। जैसे आप साइंटिस्ट की वीडियो देख रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो ओल्फैक्टरी बल्ब और हिप्पोकैम्पस के बारे में आपको बताएंगे। जी हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे बॉडी में कुछ पार्ट्स या ऑर्गेन्स, स्टेम सेल जो 1 मिनट में, 1 सेकंड में, हफ्तों में रीजेनरेट हो जाता है। जैसे आपको चोट लगती है, चोट लगने के बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते में स्टेम सेल, स्किन स्टेम सेल जो एकदम 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही जल्दी रीजेनरेट हो जाता है। और हमारे दूसरे टाइप हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी जो भी जल्दी हो जाते, लेकिन हमारे बॉडी में जैसे आपने देख, कुछ लोग एक्सीडेंट हो जाते या गिर जाते स्पाइनल कॉर्ड में या हमारे पैर में, हड्डियों में, बोन्स में जब मसला आ जाता है या उनको चोट लग जाती है, वो बहुत मुश्किल उसको स्टेम सेल वापस, क्योंकि उस जगह में साइंटिस्ट ने देखा कि वहाँ स्टेम सेल रीजेनरेट होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इस तरह चोटों से प्लीज़ बचिए। लगे स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगना, हड्डी में चोट लगना, इससे बचना, क्योंकि इसमें स्टेम सेल का रीजेनरेशन नहीं देखा गया है। बहुत हैरानियत की बात है दोस्तों कि कैसे हमारा बॉडी हमें हर दिन नया बनाने की कोशिश करे। कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी की ये मेहनत है कि वो हम नए दिन बदलते रहे, नया बन सके। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हमारा बॉडी हमें कॉन्स्टेंटली नया बनाने की कोशिश करते है। जब एक जगह गिर जाओ तो चोट लग जाए, आप देखते परेशान, लेकिन स्टेम सेल जो स्किन स्टेम सेल वो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आपको ये सही कर देंगे। आप जब किसी को ब्लड डोनेट करते हो, आप एक डोनर बन जाते हो, दूसरों को ब्लड डोनेट करते हो, लेकिन 2-3 हफ्तों के बाद वही ब्लड, रेड ब्लड सेल नए ब्लड वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है और आपके ब्लड में जितना आपने दिया है उतना ही वापस आपके लिए आ जाता है आपके बॉडी में। ये सारा मामला है रिपेयर का, रिप्लेसमेंट का और रिप्रोडक्शन का हमारे अंदर स्टेम सेल का। लेकिन क्या हो अगर जीन ही डैमेज हो जाए? जैसे आपको मेरी वीडियो समझ ही नहीं आओगी, लेकिन आज मैं आपको इस पार्ट में मैं आपको आसानी से समझा दूंगा, एक शॉर्ट में आपको आसानी से समझा दूंगा कैंसर असल में होता क्या है। अगर हमारे बॉडी में जीन का एरर आ जाए या जीन ही डैमेज हो जाए तो इसको हम जीन म्यूटेशन कहते हैं, यानी हमारे बॉडी में सेल म्यूटेशन कहते हैं। जीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमारे बॉडी में सेल के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, उसके अंदर जो जीन है इंफॉर्मेशन कैरी करना, अगर इसमें एरर जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमारे बॉडी के अंदर कुछ तौर तरीके हैं कि इस जीन म्यूटेशन को रोक सके। पहला है हमारे पास P53 ट्यूमर सिक्योरिटी सेल गार्ड, जिसको हम गार्ड भी कहते हैं, P53 सिक्योरिटी जीन सेल जो इनको प्रोटीन देता है, और दूसरा है मैकेनिकल सेल जो इनको रिपेयर करता है, और तीसरा है फिल्टर सेल जो इनको बताता है कि भाई अभी आपका काम नहीं है, आप ओल्ड हो गए या आपकी डेथ आ गई तो आप इधर से चले जाओ भाई। लेकिन ये जो 3 मेन फंक्शंस है जो हमारे जीन एरर को ख़त्म करता है, म्यूटेशन को ख़त्म करता है, जैसे P53 जिनको हम सिक्योरिटी जीन भी कहते हैं, मैकेनिकल जीन, और तीसरा है फिल्टर जीन। लेकिन अगर ये ही डैमेज हो जाए तो क्या होगा? अगर हमारे यही 3 मैकेनिकल, फिल्टर और पुलिस वाले जीन डैमेज हो जाए तो क्या हो सकता है? जी हाँ, इसी ही केसेस को हम कैंसर कहते हैं। लेकिन इन म्यूटेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इन ट्रीटमेंट को पहला कीमोथेरेपी से किया जाता है, लेकिन पहले बात करते हैं कि जब हमारे जो म्यूटेशन है, जब एरर आ जाता है हमारे सेल के अंदर, तो उसमें जो सेल कैंसर है वो बढ़ने जाते हैं अनकंट्रोली, वो दूसरे हेल्दी सेल को भी डैमेज करते, दूसरे रेड ब्लड सेल, दूसरे वाइट ब्लड सेल को डैमेज करते। वो हमारे बॉडी में एक जगह से स्टार्ट हो गए पूरे बॉडी में फैल जाते हैं अगर इसको रोका नहीं जाए। तो इसकी ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा था कीमोथेरेपी एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट और
बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है जो बॉडी में रिलीज़ किया जाता है कि वो इन कैंसर जो सेल जो म्यूटेशन होती है उनको ख़त्म कर सके। लेकिन इससे हमारे बॉडी के अंदर कुछ हेल्दी स्टेम सेल भी डैमेज हो जाते हैं, जैसे हमारे रेड ब्लड सेल, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई नहीं कर, जैसे थैलेसीमिया भी हो सकता है। और दूसरा वाइट ब्लड सेल जो हमारे क्लोटिंग या जर्म्स को डैमेज करना, उनसे फाइट करना, उसको भी ये लोग डैमेज कर देते कीमोथेरेपी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है। और हमारे बॉडी के अंदर यानी जो बोन मैरो है, बोन जो न्यू बोन सप्लाई करते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। जो फास्ट रीजेनरेशन सेल उनको भी डैमेज कर देते हैं। जी सा हमारे जो फॉल हेयरिंग न्यू हेयर जब होते हैं हमारे स्किन में, ये जल्दी जल्दी ग्रो नहीं होते। जैसे कुछ लोग आप देखे होंगे, जैसे संजय दत्त, कुछ अलग लोग जो कीमोथेरेपी के वक्त उनके गंजे हो जाते, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाते, वॉमिटिंग हो जाती है। जी हाँ, हमारे बॉडी के अंदर जब चोट लग जाती है, जब उस चोट को वापस जब प्लेटलेट या वाइट ब्लड सेल वापस उसको जब रीजेनरेट करता है, उसके लिए भी 1 महीना या 2 महीना, क्योंकि वो कम हो जाते हैं। क्योंकि इसी के ही वजह से जो कीमोथेरेपी है उससे हेल्दी रेड ब्लड सेल फास्ट रीजेनरेटिंग स्टेम सेल भी डैमेज हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, हाइजीन रखना चाहिए, खाने पकाने के वक्त मास्क लगाना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, ग्लव्स लगाने चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी। इस तरह जब संजय दत्त को आपने देखा होता, उसके डॉक्टर ने उनको ये भी सजेस्ट किया होता कि आपको कीमोथेरेपी से पहले एक्सरसाइज करें, तो वो कीमोथेरेपी से पहले ट्रेडमिल में करे। तो आज इसीलिए कि आज दिन वो इतने अच्छे से कीमोथेरेपी उनकी हुई और वो अच्छे से रीजेनरेट हुए। जी हाँ, कीमोथेरेपी के वक्त हेल्दी रेड ब्लड सेल या हेल्दी वाइट ब्लड सेल या बोन मैरो या स्टेम सेल या हेयर में जो स्टेम सेल डैमेज हो जाता है उनको वापस रीजेनरेट करना, दोबारा हेल्दी रेड ब्लड सेल या हेल्दी वाइट ब्लड सेल को दोबारा लाना, उनको दोबारा हेल्दी करना, ये काम एक और सेल ट्रांसप्लांट करता है। जी हाँ, कीमोथेरेपी के बाद लोग सेल ट्रांसप्लांट भी कराते हैं। जी हाँ, सेल ट्रांसप्लांट जिसमें पहला जो स्टेप होता है वो ऑटोलोगस सेल ट्रांसप्लांट, जिसमें लोगों के अपने हेल्दी रेड ब्लड सेल अपने बोन मैरो एक मशीन के द्वारा निकाल के वापस उनको दिया जाता है। इसको ऑटोलोगस सेल ट्रांसप्लांट के। लेकिन कुछ केसेस में जब किसी के बंदे के ऑपरेशन हो रही है, उनमें लोग डॉक्टर देखते हैं कि रेड ब्लड सेल नहीं दिख रहे, बोन मैरो नहीं फाउंड हो रहे, उनमें जो हेल्दी रेड ब्लड सेल है या हीमोग्लोबिन उनका लेवल बहुत कम है। तो इसलिए फिर हम ऑटोलोगस सेल ट्रांसप्लांट, जिसमें दूसरे HLA टाइपिंग या डोनर की आपको ज़रूरत होती है। और HLA अगर डोनर भी ना हो और जैसे कि ब्लड या रेड ब्लड सेल को मैच करने के लिए डोनर की ज़रूरत है, इसी तरह स्टेम सेल को मैच करने के लिए HLA टाइपिंग की ज़रूरत ही होती है। आपके पेरेंट्स से बिल्कुल मैच नहीं होगा HLA टाइपिंग, लेकिन आपके सिबलिंग्स में ज़रूर ये मैच होगा। अगर केसेस में किसी का सिबलिंग नहीं हो, ये भी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। अगर सिबलिंग में भी वो मैच नहीं हो रहा, कम से कम 25% केसेस होते हैं कि वो मैच हो। तो इसलिए आपको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो पूरे वर्ल्ड में आपको ढूंढा, जो 1 लाख, 1 करोड़, 1 अरब, उनमें से सिर्फ एक बंदा होगा जिससे आपका HLA टाइपिंग मैच हो रहा। और ये काम करना बहुत मुश्किल। और कैसे पैदा करें अपना HLA टाइपर जो आपका डोनर बन सके। दोस्तों, यहाँ बात आती है DKMS, जिसका टैगलाइन है हम कैंसर को खत्म करते हैं, वी डिलीट द कैंसर। ये एक स्टेम सेल रजिस्ट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड फैलता है। इसकी बात मैंने वीडियो के पहले में भी की थी कि जो चिराग थे उनके पेरेंट्स जब उनको डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर ने उनको DKMS के बारे में बताया, उस वक्त मैंने आपको DKMS का इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं दी, लेकिन अभी मैं आपको DKMS का इंफॉर्मेशन दूंगा। ये एक डेटाबेस बनाते हैं अपने वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जिसको भी जो कैंसर से लापता थे उनको या स्टेम सेल रजिस्ट्री देना, उनको स्टेम सेल प्रोवाइड करना, स्टेम सेल देना, अपना डोनर फाइंड करना, इसके लिए DKMS बहुत जरूरी है। और DKMS का टैगलाइन हर बंदे को पता होगा। और इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में तक दिए, उसमें जाके आप DKMS पे जाके उसको चेक करें और वो आपको एक पार्सल भेजेंगे जिसमें आप अपना डोनर फाइंड कर सकते हो और आप एक स्वैप सैंपल लेंगे। इसी तरह चिराग को एक उनका डोनर मिल गया था, वो थे रोमन
सिमिस्की, जो पहले नेटिवली रशिया से थे लेकिन बाद में जर्मन आ गए थे। वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। वो एक मैकेनिक्स थे, लेकिन किक बॉक्सिंग दौरान भी उन्होंने किसी किक बॉक्सर को अपना ब्लड डोनेट किया था। उन्हें भी चिराग को उन्होंने ही ब्लड डोनेट किया था। अपनी एक इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किसको डोनेट करूं, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि जिसको मैं डोनेट कर रहा हूँ वो बचेगा या नहीं बचेगा, उसको मेरी ज़रूरत ज़्यादा है या नहीं। इसी तरह रोमन सिमिस्की ने चिराग को ब्लड डोनेट किया और उनको 1 साल के बाद कॉल आया। दोस्तों, जो स्टेम सेल है वो सिर्फ हमारे बोन मेरो में पाए नहीं जाते, वो हमारे बॉडी के अंदर पेरिफेरल ब्लड में भी पाए जाते, जैसे कि कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, ये जो 2 टाइप के जो ब्लड वेसल इनमें भी पाए जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब जो रोमन सिमिस्की थे उन्होंने जब चिराग को अपना ब्लड डोनेट किया था तो चिराग ने उनको लेटर तक भी लिखा था। इससे पहले देखते हैं कि जो स्टेम सेल, ये एक वर्ड जो बहुत वेटेड है, आपको दिखता होगा, मतलब बहुत टाइम टेकिंग होगा, कभी 1 दिन कभी 2 दिन, लेकिन ये एक छोटा सा प्रोसीजर है, सिर्फ 3 या 4 घंटे का, जिनमें से एक मशीन होती है। पहले आपके हाथ में एक सुई चुभाई जाती है, उससे खून निकाल के एक मशीन में ले जाई जाती है। मशीन में डिफरेंस ये है कि उससे आपके स्टेम सेल निकाले जाते हैं और दूसरे साइड में वो जो न्यू ब्लड है वो आपको वापस दिया जाता है। ये एक सिंपल सा 3-4 घंटे का प्रोसीजर है। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेम सेल खुद को वापस बना सकते हैं, रीजेनरेट कर सकते हैं, इसी तरह चिराग के अंदर भी जो स्टेम सेल है वो वापस रीजेनरेट हो गए थे। इसी तरह चिराग ने भी कैंसर से लड़ाई की और वो बच गया था। उन्होंने फिर एक लेटर लिखा रोमन सिमिस्की को, वो उनको एक हीरो मान रहे थे, कि अपना भाई की तरह मान रहे थे। तो रोमन सिमिस्की ने उनको एक और लेटर लिखा कि मेरा भी एक भाई है आपकी तरह। जैसे आप इनकी वाइफ की वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत इमोशनल हो गए थे जब चिराग का लेटर उन्होंने सुना था। फिर इसी साल मई में चिराग और उनकी फैमिली रोमन सिमिस्की से मिली थी और ये बहुत इमोशनल हुए थे। और ये जो प्रोसेस है इसको हम PBSC कहते हैं। PBSC का एक मेथड होता है। दोस्तों, कैसे ढूंढे अपना डोनर, इसलिए मैंने आपको एक लिंक दी है मेरे डिस्क्रिप्शन में, जो लिंक DKMA, जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात मैंने आपको अभी की थी, उसमें जाके आप जब लिंक खोलेंगे, लिंक में आप अपना नाम, अपना बर्थ प्लेस, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिख के आप यस दबा के, आपको फिर बाद में 1 साल या 2 साल के बाद फिर एक मैसेज आएगा। मैसेज में आपको एक बॉक्स मिलेगा, बॉक्स में एक बहुत सी सैंपल या बाकी चीज़ें, जिससे अपना सब सैंपल निकाल के उस बॉक्स में वापस डिलीवर कर देंगे जहाँ से वो आया था, वापस उसी ऑर्गेनाइजेशन को डिलीवर कर देंगे। जब वो आपका यही सब सैंपल देखेंगे तो वो आपके लिए अगेन फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितना भी टाइम लग जाए, अगर क्या हुआ मैसेज आएगा भी नहीं, लेकिन वो आपको बोलेंगे कि आपका डोनर मिल गया। फिर वो आपके डोनर, जहाँ पे भी आपका डोनर, उसको बोलेंगे कि आप उनसे रब्ता करें, उनसे कांटेक्ट करें और उसको अपना स्टेम सेल रजिस्ट्री दे दे, अपना स्टेम सेल प्रोवाइड करें। लेकिन अगर वो बंदा चाहे कि मैं नहीं दूंगा तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम हो सकता है। दोस्तों, अभी एक और बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, कि जीन, हमारे बॉडी के अंदर जो जीन होते हैं वो डैमेज कैसे हो जाते हैं। जैसे कुछ मैंने बात की थी, जीन म्यूटेशन, मैकेनिकल जीन, फिल्टर जीन या पुलिस जीन, P53 जीन डैमेज हो जाते तो उससे जीन म्यूटेशन होता है। लेकिन 2 या 3 ऐसे मेन रीजंस है जो मैं अभी आपको बताऊंगा कैंसर यानी जीन म्यूटेशन के लिए। जो सबसे पहले वो है इनहेरिटेड जीन म्यूटेशन, यानी आपके वालिद, पेरेंट्स, दादा परदादा से, यानी जो इनहेरिट हुआ, इनहेरिटेड प्रोसेस में जो आपको मिल रहा हो उसको जीन म्यूटेशन कहते हैं। जो इनहेरिटेड यानी बचपन ही से आपको हो, क्योंकि वो आपको बड़े है किसी और को। जो दूसरा है वो है एज यानी जीन ज्यादा से ज्यादा डेवलप होंगे जब आप बड़े होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा कि जीन की डेवलपमेंट रुक जाएगी। और जब ज्यादा से ज्यादा आप एज बढ़ी जाएगी, 50 ईयर, 60 ईयर और 60 या 70 ईयर के लोगों में ज्यादा कैंसर के केसेस पाए जाते हैं। और जो ज्यादा डेवलप कंट्री होते हैं उसमें कैंसर के बाकी केसेस होते हैं उनको प्रिवेंटेबल है, जैसे 42% केसेस प्रिवेंटेबल है। लेकिन ये एज
और ये इनहेरिटेड म्यूटेशन से बचना बिल्कुल नहीं। अगर ये हो गया इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते। इनहेरिटेड तो आपको अंदर आ जाएंगे, इसको चेंज करना नहीं सकते और एज को आप रोक नहीं सकते। इसलिए ये दो बहुत मेन रीजन है, ये कभी भी आपको हो सकते हैं कैंसर। और जो तीसरा मेन रीजन है वो है वेट लूज करना, लाइफस्टाइल। हमारे लाइफस्टाइल में जो 42% केसेस प्रिवेंटेबल, जैसे अल्कोहल अगर आप नहीं पिएंगे जिससे 19.3% केसेस होते, और सिगरेट नहीं पिएंगे जैसे 5.5 या 5.3% केसेस होते। अगर इनको प्रिवेंट करेंगे तो आपको केसेस लाइफस्टाइल कैंसर नहीं होगा। और बाकी चीजें वेट लूज करना, ऑब्सिटी यूज करना, कुछ यूट्यूब में प्लीज वीडियो देखा करें इनके बारे में कि वेट हम कैसे लूज करें। जैसे एक ध्रुवव्रती एक बहुत फेमस यूट्यूबर है, उसका आप जरूर देखें कि वेट लूज कैसे करें, क्योंकि इससे भी कैंसर ज्यादा होता है। और यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायोलेट रेडिएशन, सन रेज जो ज्यादा पड़ता है आपके बॉडी में, अभी तो ओजोन लेयर भी डैमेज हो गई है, तो उससे ज्यादा यूवी यानी अल्ट्रा वायोलेट रेज आपको पड़ेगी, जिसके मेन कारण है उससे भी आप बच सकते हैं। यानी मोबाइल में देखेंगे कि अगर 6 से ज्यादा या 5 से ज्यादा यूवी रेडिएशन होगा तो बाहर नहीं निकले। अगर फिर भी एक जरूरी काम के लिए जाएंगे तो सनस्क्रीन में कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव चीज लगाए जिससे आपको यूवी रेडिएशन से बच सकते हैं। अगर 4 या 3 या 4 या 5 बजे के बाद निकले, क्योंकि बहुत इससे भी अगर आप बाहर निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 के बाद तो यूवी रेडिएशन आपके बॉडी में अंदर आके आपके जीन डैमेज कर सकते हैं, जिससे भी जीन म्यूटेशन हो सके। तो ये कुछ ऐसे लाइफस्टाइल प्रोसेसेस है जो आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अब कोशिश कर सकते हैं, परहेज कर सकते हैं, इससे आपको प्रिवेंट इसको कर सकते हैं। लेकिन जो इनहेरिटेड मैंने बात की थी और एज की बात की थी उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो अपने कैंसर के चांसेस को कम करने के लिए इन लाइफस्टाइल को प्लीज कम कर सकते हैं कि आपके कैंसर के चांसेस कम हो सके। जैसे एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना, हाइजीन रहना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, हर काम करने से मास्क भी जरूरी पहनना, एक्सरसाइज करना, डेली डाइट, बेसिक डाइट रखना, अपना हेल्दी डाइट रखना, हाइजीन होना, बाहर ज्यादा नहीं निकलना, यूवी रेडिएशन से बचना, इस तरह की चीजें जिससे आप कैंसर से बच सकते हैं। तो हम सब मिलके कैंसर को खत्म करते हैं। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो ये मेरी कैंसर की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आज तक जो मैंने वीडियो बनाई थी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन